हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सप्रेस। हम एक सीरीज़ शुरू करे थे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज एग्जाम्पल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट पार्ट में 1.1 से लेके 1.5 तक का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। प्लीज़ गो थ्रू द चैनल एंड सी दैट वीडियो। नेक्स्ट 1.6 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देखो पहले, 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? ओके, तो चार चार्ज टोटल में है और ये एक स्क्वायर है। ओके, सपोज ये ABCD, तो ए पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ -5 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ 2 माइक्रोकूलम चार्ज है और यहाँ -5 माइक्रोकूलम चार्ज है, और बीच में 1 माइक्रोकूलम चार्ज है एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ओके, तो हमें 1 कूलम माइक्रोकूलम फोर्स पे हमें निकालना है फोर्स। तो फोर्स निकालने से पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका डायरेक्शन को एनालिसिस करते हैं। अगर कुछ कैंसिल हो जाएगा तो उसे पहले ही कैंसिल कर देंगे, तो ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो 1 कूलम यहाँ 2 माइक्रोकूलम है, तो 2 माइक्रोकूलम एक फोर्स लगाएगा, ये भी एक फोर्स लगाएगा, तो ये 2 माइक्रोकूलम इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ये 2 माइक्रोकूलम इसको रिपेल करेगा इस तरफ। अब ये स्क्वायर है तो सिमेट्री की वजह से ये डिस्टेंस सेम होगा और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो फोर्स सेम आना चाहिए। तो ये दोनों अपोजिट वेक्टर्स हो गए, तो अपने आप को कैंसिल कर देंगे। अब -5 और -5 की वजह से 1 पे क्या फोर्स लगेगा देखते हैं। तो -5 माइक्रोकूलम की वजह से यहाँ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और ये -5 माइक्रोकूलम की वजह से और एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब अगेन ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, मतलब डिस्टेंस सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये दोनों अगेन अपोजिट वेक्टर्स एंड अपोजिट वेक्टर्स कैंसल्स ईच अदर। सो जो भी 4 वेक्टर टोटल बन रहे हैं वो चारों अपने आप को कैंसिल कर रहे हैं। सो द नेट फोर्स इज 0 एंड इट इज़ द करेक्ट आंसर। देखो डायरेक्शन ही पहले लेना है, क्योंकि डायरेक्शन से देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी अगर हम डायरेक्शन ना लेते तो एक एक को बैठ के सॉल्व करते, फिर वो एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर एडिशन वगैरह लगाते, फिर फाइनल आंसर 0 आता। तो इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक से करो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1.7। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड line is a continuous curve, that is a field line does not have sudden breaks. Why not? अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा है why electric field lines form continuous curve। इसका आंसर क्या होगा। सपोज एक टेस्ट चार्ज है, सपोज प्लस टेस्ट चार्ज है, इसके लिए जब भी हम फील्ड लाइन ड्रा करते हैं ऐसे ड्रा करते हैं। ये कभी हम कंटिन्यूस कर्व बनाते हैं, कभी हम ब्रेक नहीं बनाते, ऐसे कर्व कभी ड्रा नहीं करते। क्यों? अगर हम ब्रेक बनाएंगे, इफ़ द लाइन हैव सडन ब्रेक्स इट मीन्स द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जम्प्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, which is not possible. We can also explain this as electric field becomes zero suddenly at the breaking point. जहाँ ब्रेक क्रिएट करेंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये फील्ड लाइन से डिनोट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर फील्ड लाइंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सडनली किसी चार्ज की वजह से जीरो तो नहीं हो जाता, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो द फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव एनी सडन ब्रेक्स। ओके, नेक्स्ट बिट देखो, एक्सप्लेन व्हाई 2 फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। ये क्यों होता है। सपोज ये एक फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन नंबर 1, और ये एक फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन नंबर 2। तो ये फील्ड लाइन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट P। We know that tangent at every point of the field line give the resultant direction of the electric field at that point. Okay, तो for first field line P point is on the line। अगर हम P point में एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, वो P point में फर्स्ट फील्ड लाइन का डायरेक्शन शो करेगा, तो ये डायरेक्शन इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा E1 वेक्टर। अभी अगर मैं सेकंड के लिए निकालूँ सेम पॉइंट में, तो ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा E2 वेक्टर। तो एक ही पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 अलग अलग डायरेक्शन आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये दोनों कभी इंटरसेक्ट करते ही नहीं है। ओके, बिकॉज इफ़ दे इंटरसेक्ट देयर विल बी 2 डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, विच इज़ नेवर पॉसिबल। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1.8, 2 point charges QA 3 microcoulomb and -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart. What is the electric field at the midpoint O of the line joining the 2 charges? Okay, तो 2 चार्ज है, एक 3 माइक्रोकूलम है और एक -3 माइक्रोकूलम है। ये इसका सेंटर O है और सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है,
और ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, ये टोटल 20 सेंटीमीटर है। तो ये मिड पॉइंट है तो ये बनेगा 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले फील्ड का डायरेक्शन देखिए। तो अगर मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इस तरफ का फील्ड ये आएगा E1 वेक्टर, और ये -3 माइक्रोकूलम है तो -3 की वजह से फील्ड अट्रैक्शन होगा, तो ये भी इस तरफ आएगा। मतलब दोनों ही वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। E1 वेक्टर भी इस तरफ आ रहा है, E2 वेक्टर भी इस तरफ आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, दोनों का वैल्यू निकालेंगे, सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे नेट रिजल्टेंट के लिए। ओके, अब देखो तो E1 इक्वल टू E2 होगा। क्यों? क्योंकि E1 और E2 दोनों में जो चार्ज के वजह से लग रहे हैं वो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, 3 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम, और ये बिल्कुल मिड पॉइंट में है। मतलब ये जगह 20 है तो ये 10 10, मतलब R का वैल्यू भी सेम है, Q का वैल्यू भी सेम है, तो E का वैल्यू भी सेम होगा। तो E1 इक्वल टू E2 का वैल्यू क्या आएगा, KQ/R² होता है। K का वैल्यू कितना, 9 × 10⁻⁹। Q का वैल्यू कितना, 3 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम के लिए -6, डिवाइडेड बाय R²। R का वैल्यू कितना होता है, 10 सेंटीमीटर यहाँ है, तो सेंटीमीटर को मीटर करेंगे तो 10 × 10⁻⁻2 मीटर इसका स्क्वायर। ओके, तो ये बनेगा 9 × 3 27 × 10⁻3 डिवाइडेड बाय ये 10⁻⁻1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻2। ओके, तो ये बनेगा 27 × 10⁵। इसको अगर डेसिमल पॉइंट में लिखेंगे तो 2.7 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ये आ गया E1 और E2 दोनों का वैल्यू, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो E नेट इक्वल टू E1 प्लस E2, तो ये बनेगा 2.7 प्लस 2.7, ये हो जाएगा 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड बीट भी है, सॉरी। If a negative test charge of magnitude 1.5 × 10⁻⁻9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? ओके, फोर्स पूछा है, एक टेस्ट चार्ज का वैल्यू गिवन है Q इक्वल टू 1.5 × 10⁻⁹ कूलम। हमें फोर्स चाहिए, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो E इक्वल टू F/Q, इम्प्लाइज F क्या हो जाएगा, Q × E हो जाएगा। तो अगर फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले से निकाल चुके हैं यहाँ 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, तो वो वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट करो। तो F का वैल्यू आ जाएगा Q की जगह 1.5 × 10⁻⁹ एंड E की जगह 5.4 × 10⁶। तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो यह आएगा 8.1 × 10⁻³ न्यूटन। इसको तुम नेगेटिव साइन भी दे सकते हो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज गिवन है, मैं मैग्नीट्यूड में कैलकुलेट किया हूँ। अगर तुम डायरेक्शन के हिसाब से जाओ तो यहाँ एक माइनस साइन भी लगा सकते हो, सिंस द चार्ज इज नेगेटिव। ये नेगेटिव क्या सिग्निफाई करता है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, सपोज नेगेटिव चार्ज है मतलब फोर्स इस तरफ लगेगा। ओके, नेक्स्ट 1.9 देखते हैं। A system has two charges QA equal to 2.5 × 10⁻⁷ coulomb and -25.5 × 10⁻⁷ coulomb located at points 0 0 -15 and 0 0 +15 respectively. What is the total charge and the dipole moment? ओके, तो दो चार्ज गिवन है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज गिवन है। तो एक है 2.5 × 10⁻⁷ coulomb, अनदर है -2.5 × 10⁻⁷ coulomb। दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। Guys, we know two equal and opposite charges separated by small distance is called an electric dipole. Okay, तो ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है ये एक डाइपोल फॉर्म करेगा। तो डाइपोल का टोटल चार्ज कितना होता है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होता है तो टोटल चार्ज 0 होता है। तो इसका भी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका डाइपोल मोमेंट फाइंड करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्ट डिस्टेंस गिवन नहीं है, ये गिवन है 0 0 -15 में एक पॉइंट है, सॉरी एक पॉइंट चार्ज है, और 0 0 +15 में एक पॉइंट चार्ज है। इसका मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब जो भी चार्जेस दोनों हैं वो दोनों के दोनों जेड एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं। ओके, सपोज ये हो गया जेड एक्सिस, तो ये ओरिजिन हो गया, तो इसके ऊपर +15 आएगा, इसके ऊपर -15 आएगा। ओके, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो 30 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया डाइपोल का लेंथ। अब हम डाइपोल मोमेंट आराम से निकाल सकते हैं, फार्मूला हमें पता है, P इक्वल टू क्या होता है, Q × 12। ये जो 12 होता है वो होता है डाइपोल का लेंथ, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस, और ये जो Q होता है
ईच चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, दोनों का सेम होता है। तो वैल्यू पुट करो 2.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 12 की जगह 30 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, इसको मीटर करेंगे तो 30 इंटू 10⁻²। तो ये बनेगा 2.5 इंटू 30 है, तो इसको 25 इंटू 3 कर सकते हैं, तो ये बनेगा 75 इंटू 10⁻⁹ यूनिट होता है कूलम इंटू मीटर। ठीक है, अगर 1 डेसिमल पॉइंट तक लिखेंगे 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1.10 An electric dipole with a dipole moment 4 into 10⁻⁹ coulomb is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. ओके, पहले क्या गिवन है वो लिखो। पहले डाइपोल मोमेंट गिवन है, डाइपोल मोमेंट गिवन है P = 4 into 10⁻⁹ कूलम मीटर, थीटा गिवन है 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है E = 5 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम, एंड टॉर्क पूछा है। तो टॉर्क का वैल्यू क्या होता है गाइस? वी नो टॉर्क = PE sin थीटा। अब सारे वैल्यू गिवन है, हमें बस पुट ही करना है, इससे आसान क्वेश्चन में क्या ही मिलेगा। तो P का वैल्यू 4 into 10⁻⁹, E का वैल्यू 5 into 10⁴ इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब इसे सॉल्व कर लो, तो 2 2 = 4, ये 5 into 2 10 into 10⁻⁵, तो ये बनेगा 10⁻⁴ न्यूटन मीटर होता है टॉर्क का यूनिट, क्योंकि टॉर्क का वैल्यू क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ओके, सो 1.10 तक मतलब 5 क्वेश्चन खत्म हो गया आज। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू।